पहला सवाल है कि देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। इसका आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 के ए में। सहन सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? इसका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो 1976 में गठित की गई थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। अगला सवाल है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जा सकता है? इसका आंसर होगा नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? इसका आंसर होगा नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अगला सवाल है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 के क के 5 में। अगला सवाल है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? इसका आंसर होगा केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला है संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई प्राप्त करे। 11वां है 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? इसका आंसर होगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा मयूरभंज जिला। भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान भारत में है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवला देवघाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1968 में। एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, इसका आंसर होगा दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है जंगली गद्दा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में।
अगला सवाल है, शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल। अगला सवाल है, मुद्दुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। अगला सवाल है, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा केबुल लामजाओ, मणिपुर। अब महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ ऑवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। अगला सवाल है, गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेबरा की। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गिर वन एशियाई शेरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए है। भारतीय पुरानी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के 12 जैव मंडल। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों के सर्वांगीण संरक्षण करना है। चालकता। पहला सवाल है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा अर्धचालक। अगला सवाल है, अर्धचालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। अगला सवाल है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? इसका आंसर होगा अनंत। अगला सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता उसे वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा अचालक, नॉन कंडक्टर। चालक पदार्थों के उदाहरण है, धातु में हो गया लोहा, चांदी, तांबा और इस्पात। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट इत्यादि। चालक पदार्थों के उदाहरण है, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। अगला सवाल है, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। अगला सवाल है, नव आविष्कृत आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अगला सवाल है, अर्धचालक में शुद्धि मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। अगला सवाल है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? इसका आंसर होगा चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास सुई की किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर दक्षिण को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप।
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? लटकने की लंबाई। चुंबकीय अवतरण के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? इसका आंसर होगा जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन स्टेड के द्वारा। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। चालक से संबंधित मुख्य तत्व। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। जो धातु विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। मौर्य साम्राज्य। पहला सवाल है, वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला सवाल है, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल है, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से। अगला सवाल है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। अगला सवाल है, कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदार और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। अगला सवाल है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मध्यकालीन तीर्थ या अधिकारी। मध्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। पहले थे मंत्री या पुरोहित। इसका विभाग था प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। दूसरा तीर्थ था युवराज। इसका विभाग था राजा का उत्तराधिकार। तीसरा है सन्निधाता, राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी होता था। या चौथा है संहारता, जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री होता था। पांचवा है मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। छठा है परदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। सातवां है व्यवहारिक, जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। आठवां है नायक, सेना का संचालक तथा नगर रक्षा का अध्यक्ष। नौवां है सेनापति, जो सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर।
10वां अंतर्वंशिक सम्राट का अंगरक्षक होता था, सेना का प्रधान अधिकारी। 11वां है कर्मांतिक, जो उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। 12 में है प्रशासता, जो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। 13वां है दंडपाल, सैन्य सामग्रियों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। 14वां है दुर्गपाल, जो देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधक था। 15 है अंतपाल, जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। 16वां है आटविक, जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 17वां है दवारिक, जो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। 18वां है नागरक, जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला सवाल है मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मापतोल करना। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। गुजरा, मास्की, नेटुर, उडगोलमा, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। पहला सवाल है पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1994 से 95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार। बजट 2023 से 24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत छूट सीमा कितने रुपये करने की घोषणा की गई? 7 लाख। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संस्थानों में राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण मूल्य के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन किया गया है। अगला सवाल है आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा कनाडा। किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? इसका आंसर होगा फ्रांस, वर्ष 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की कब से लागू है? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अन्य राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य शामिल करे, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया? एंजल टैक्स। अगला सवाल है कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? कार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अगला सवाल है लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। अगला सवाल है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका आंसर होगा प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। अगला सवाल है भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था? इसका आंसर होगा असीम दास गुप्ता समिति के। अगला सवाल है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा विवादित कर राशि की भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आरजे चलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज का गठन 1963 में किया गया था। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत रैमसे ने दिया था। अनुत्पादक कर किसे कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन F1 सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार कर। भारत में संपाद कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम प्रोफेसर केल्डार ने दिया था। केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के सुधार से है।
मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? बिक्री कर या व्यापार कर। बैंकिंग टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब से प्रारंभ किए गए थे? वर्ष 2005 से 6 से। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने। अगला सवाल है, समाधान योजना का संबंध किससे है? कर विवाद से। बाजार सकारात्मक गतिविधि से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर पाइगोबियन कर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। पहला सवाल है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश जिब्राल्टर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो चीन था, अब भारत हो चुका है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन नगर। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम नगोया जापान में। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल पैलेस चीन। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत पेंटागन यूएसए। सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया में है सिकोया का वृक्ष। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय जीव ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे लंबी नदी नील नदी। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन। सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डियागो चिड़ियाघर। सबसे विशाल खाड़ी हडसन की खाड़ी। सबसे छोटी नदी रो नदी। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा। व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी। अंतःसागरीय नदी क्रोमवेल धारा। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। सर्वाधिक निवाजक जनसंख्या वाला देश है भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ग्रीनलैंड का। सबसे बड़ा सागर है फिलीपींस सागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल्स सेलाडो। सबसे विशाल ज्वालामुखी है मौना लोआ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर ताजे पानी का। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। सबसे ऊंचा बांध है जिंगपिंग वन जो चीन में है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून है न्यू कैलिडोनिया। झील के अंदर झील मैनीटू झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत। ये भी शायद चेंज हो चुका है, अब हुबली है। सबसे लंबा रेलमार्ग बीजिंग लंदन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन टेंगुला स्टेशन। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे विशाल दलदल प्रीपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक अंटार्कटिका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा मस्जिद मस्जिद अल हराम सऊदी अरब। रूस विश्व का पहला देश है जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया है।